हेलो माय डियर एंड डायनेमिक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद टॉप टू वन। और फिर से भैया हम प्रकट हो चुके हैं आपके सामने एक नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रदेश या जियोमॉर्फिक रीजन। और इससे पहले यार हम लोगों ने दो चैप्टर बहुत ही बिंदास तरीके से इंडियन ज्योग्राफी के कवर किए और आपको काफ़ी मज़ा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, है ना। तो देखिए, हम खुद ही ट्राई कर रहे हैं कि मैं जितना ज़्यादा हो सके सारा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूं, कुछ भी छूटने ना पाए, है ना। ना तो आपको कोई नोट्स लेना पड़े, ना ही कोई बुक लेनी पड़े, बस लेक्चर से ही काम हो जाए। तो फिलहाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। और देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है उस चैप्टर के मतलब को समझना कि चैप्टर का मतलब क्या है ना। जब तक आप चैप्टर के मतलब को नहीं समझ सकते तो आप चैप्टर के बारे में कुछ समझ ही नहीं सकते कि चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है भू आकृतिक प्रदेश, तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश से क्या मतलब हो सकता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि भारत में जो जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, जितने भी भू आकृतिक स्थलाकृतियां हैं, क्या वो एक ही जैसी हैं पूरे भारत में? नहीं है ना, बिल्कुल। देखिए, अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो अगर आप उत्तर साइड निकल गए होंगे, हिमालय साइड में, या हिमाचल प्रदेश में निकल गए, उत्तराखंड निकल गए, तो वहाँ आपको पर्वते का निर्माण दिखा होगा। कई सारे लंबे ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखे होंगे, पर्वतों का निर्माण वहाँ पर है। अगर आप निकल गए राजस्थान साइड में, तो राजस्थान साइड में आपको मरुस्थल देखने को मिलता है, डेजर्ट देखने को मिलता है, रेगिस्तानी इलाका। साथ ही साथ अगर आप चले गए मध्य भारत में, तो वहाँ पर आपको पठार देखने को मिलते हैं, ऊंचे उठे उठे पठार, है ना। और साथ ही साथ अगर आप चले गए गोवा वाले बीच पर, तो वहाँ आपको तट वगैरह दिखते हैं, है ना। या आप चले गए महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर भी साइड में जो तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर तटीय मैदानों का विकास है। तो अगर हम बात करें भारत की स्थलाकृति की, तो जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वो उच्चावच की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों का एक अच्छा सम्मिश्रण है। मतलब इस भारतीय महाद्वीप में कई सारी स्थलाकृतियाँ समाहित हैं। और अगर हम इन स्थलाकृतियों के विकास की बात करें, तो जो इन स्थलाकृतियों का जो विकास है वो कहीं ना कहीं भूगर्भिक हलचलों का परिणाम है कि पृथ्वी पर कोई भूगर्भिक हलचल हुआ होगा, जिससे अलग अलग भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। अगर हम और बात करें तो जो प्लेटें हैं, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 6 बड़ी प्लेटें हैं। तो जो कहीं ना कहीं ये आपकी स्थलाकृतियाँ हैं, ये प्लेटों के क्षैतिज संचरण का भी परिणाम है ना। और साथ ही जो इस पर बल लग रहा है, जो अंतर्जनित बल और बाह्य जनित बल है, उसके परिणाम से भी जो इन स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। तो आज हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में समझेंगे कि जो भारत की ये भूगर्भिक संरचना है, ये प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है, समझे। और अगर हम इस भारत की भू आकृतिक प्रदेश की बात करें, तो भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि कौन कौन से, एक तो आपको मरुस्थल दिखता है भारत में, तो कहीं आपको पर्वत दिखते हैं, कहीं आपको तटीय मैदान दिख रहे हैं, कहीं पठार दिख रहे हैं। तो जो ये पूरा भू आकृतिक प्रदेश है, इसको भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। और आज हम इन्हीं वर्गों पर खुल के चर्चा करने वाले हैं। तो भैया पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, है ना। और जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, बस कहानी सुनते रहिए, खो जाइए आप उसमें, क्योंकि सब्जेक्ट को बस फील किया जाता है ना। तो पढ़ने से बेटर है बस फील करो और उसमें खो जाओ कि हाँ, भारत में ऐसी चीज़ें हैं, भारत में मरुस्थल ऐसे हुआ, भारत में पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, जानो। और जानोगे कैसे? जब एक इमेजिन करोगे, सोचिए कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, ऐसे हमारा हिमालय बना। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए, अगर हम भारत की भू आकृतिक प्रदेश के बारे में बात करें, तो सबसे पहली चीज़ मैंने अभी बोला कि अगर आप उत्तराखंड गए, जम्मू कश्मीर गए, हिमाचल प्रदेश गए, सिक्किम गए, अरुणाचल प्रदेश गए, तो वहाँ पर आपको हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं दिखती हैं। तो सबसे पहली भू आकृतिक प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तरी या उत्तर पूर्वी हिमालय, है ना। उत्तरी
उत्तर पूर्वी हिमालय, यहाँ पर, ये पहली भूआकृतिक प्रदेश की बात हमने की। अगर हम दूसरी बात, तो आप इसके दक्षिण में देखिए आप ये जानते हैं कि जो हिमालय है, तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, है ना, जैसे गंगा हुआ, यमुना, सरस्वती, हालांकि अब सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, तो कई सारी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, है ना। अब ये जो हिमालय की नदियाँ निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिमालय के पर्वतों को काट कर अपने साथ गाद और अवसाद भी लेके आती हैं। गाद अवसाद का मतलब जो ये टुकड़े हैं, बालू के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े, इन्हीं को हम गाद या अवसाद बोलते हैं। और जब ये हिमालयी नदियाँ अपने साथ इन गाद अवसाद को लाती हैं, तो ये उनको निक्षेपित कर देती हैं। तो उसके निक्षेपण से यहाँ पर जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का भी विकास हुआ है। तो ये दूसरी आपकी भूआकृतिक संरचना, उत्तर भारत का मैदान। अब अगर हम तीसरी भूआकृतिक संरचना की बात करें, तो आप राजस्थान में आपने देखा है, वहां पर मरुस्थल आपको दिखता है, मरुस्थलीय मिट्टी आपको दिखती है। तो यहां पर भारतीय मरुस्थल का विकास हुआ है, भारतीय मरुस्थल, है ना। गए होंगे ना जहां आपको ऊंट वगैरह दिखते हैं, तो वहां पर डेजर्ट सॉइल है, मरुस्थलीय मिट्टी है। तो ये भारतीय मरुस्थल जो कि राजस्थान वगैरह में। अगर हम चौथे भूआकृतिक प्रदेश की बात करें, तो आप मध्य भारत में आ जाइए, और मध्य भारत में आपको प्रायद्वीपीय पठार दिखता है। और ये पठार तो आप लोग जानते होंगे। अब मैं इतना पठार और पर्वत आपको पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, हालांकि फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि छोटी चीज़ें भी मैं आपको सिखा सकूँ, कवर कर सकूँ, है ना। तो पठारों की बात करें, तो जो उठा हुआ समतल मैदान होता है ना, उसको हम पठार बोलते हैं। तो जो पठारों का जो निर्माण है, वो कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय मध्य भारत में हुआ है ना। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का विकास हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो आप देख रहे हैं तटों पर तटीय मैदान का भी विकास हुआ है ना। तो ये तटीय मैदान। और अगर हम बात करें, तो इसमें द्वीप समूह भी हैं, है ना। जो आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप हैं, ये भी इसमें शामिल है ना। तो द्वीप समूह, तो ये आपके कुछ भूआकृतिक प्रदेश जिनको भिन्न भिन्न वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्तर में अगर हम बात करें, तो उत्तर में है आपका उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। अगर हम बात करें हिमालय के दक्षिण में, तो हिमालय के दक्षिण में जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का है विकास हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के पश्चिम में, राजस्थान में, तो राजस्थान में भारतीय मरुस्थल का विकास हुआ है। अगर हम बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में जो है प्रायद्वीपीय पठार का विकास हुआ है। और अगर हम तटों की बात करें, तो तटों में तटीय मैदान का विकास हुआ है। साथ ही साथ द्वीप समूह भी इसमें सम्मिलित हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में, है ना, कि उत्तर और उत्तरी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय क्या है, ये सारा कुछ हम आज सीखेंगे। और बेसिक तो हम यही सीखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और किन किन वैज्ञानिकों ने जो है हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हैं। तो आज हम सिर्फ इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, और आप लोग ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए, है ना, आपके बहुत काम आएंगी। और काम ही नहीं, आपको सफलता तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा रोल भी होगा, है ना। तो सबसे पहले है उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में, है ना। देखिए अगर मैं बात करूं, ये सबको पता है कि उत्तर में हमारा विशाल मोड़दार पर्वत है जिसको हम हिमालय बोलते हैं। अगर हम हिमालय की बात करें, तो जो हिमालय है वो पूरब और पश्चिम दिशा में, हिमालय के अगर विस्तार की बात करें, तो जो हिमालय का विस्तार है पूरब से पश्चिम दिशा में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। समझे ना, अगर हिमालय की हम बात करें, तो हिमालय जो है वो पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगर हम और भी पर्वतों की अगर हम बात करें, पर्वत श्रेणियों की या पर्वतों की, तो उत्तरी अमेरिका में आपको एक पर्वत पता है जिसको बोलते हैं रॉकी पर्वत,
कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। लेकिन जो रॉकी पर्वत का जो विस्तार है वो पूर्व पश्चिम में ना होकर वो उत्तर दक्षिण में है। कैसे है? उत्तर दक्षिण में, है ना। और इसी के साथ अगर हम दक्षिणी अमेरिका में बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, और एंडीज पर्वत का भी जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। साथ ही साथ सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भी विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो जो आपका ये हिमालय पर्वत है ये एकमात्र पर्वत है जिसका विस्तार पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ है, और जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो आपका हिमालय है ना। अब अगर हिमालय की हम चलिए बात ही कर रहे हैं तो और भी जानते हैं हिमालय के बारे में, है ना। तो जो हिमालय है इसके विस्तार के बारे में बताइए कि जो हिमालय का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है। आप मैप में देखिए और बताइए जो हिमालय है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो जो हिमालय का जो विस्तार है भैया वो आपके उत्तर पश्चिम में आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर, है ना। और जम्मू कश्मीर में भी यहाँ सिंधु नदी वगैरह बहती है, गिलगित के पास अपना जो है, भुंजी के पास अपना जो है यहाँ गॉर्ज भी बनाती है। तो जो हिमालय का विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। और हम अच्छे से बताएं तो जो हिमालय का विस्तार है वो आपके नंगा पर्वत से लेकर, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक? जो हिमालय का विस्तार है, हिमालय की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक? नंगा पर्वत जो कि आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा, नामचा बरवा तक, और नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हिमालय का विस्तार है। अब अगर आप हिमालय को ध्यान से देखिए तो आपको हिमालय का जो पश्चिमी भाग है ये काफ़ी चौड़ा दिख रहा है ना। जो हिमालय का ये पश्चिमी भाग है ये चौड़ा है, और पूरब की तरफ हिमालय जो है सकरा हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं हिमालय का पश्चिमी भाग पूरब की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, और जैसे जैसे हिमालय पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है वो सकरा होता चला गया है ना। अब क्यों सकरा है? क्योंकि पूर्वी हिमालय पर जो दबाव बल है वो अधिक लगा है, और दबाव अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय जो है वो सकरा हो गया है, और सकरा होने के कारण पूर्वी हिमालय की जो ऊंचाई है वो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंची है। मतलब जो पूर्वी हिमालय है वो ऊंचा है, और पूर्वी हिमालय की जो ऊंचाई है वो अधिक होने के कारण जितनी भी पर्वत चोटियां हैं, जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पूर्वी हिमालय पर ही विद्यमान है। समझे ना। और अगर हम पूर्वी हिमालय की चौड़ाई की बात करें, पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई, है ना। पश्चिम की तरफ जो इसकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है ये चौड़ाई। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो पूर्वी हिमालय की जो चौड़ाई है वो आपकी 160 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए कि जो है पूर्वी हिमालय आपका 160 किलोमीटर चौड़ा है, और पश्चिमी हिमालय 40 किलोमीटर चौड़ा है ना। और ये जो पूर्वी हिमालय है ये सकरा होने के कारण जो है काफ़ी ऊंचा उठ गया है, और ऊंचाई पर होने के कारण जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे अगर हम बात करें आपका माउंट एवरेस्ट, बात करें हम कंचनजंगा, तो जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं ये पूर्वी हिमालय पर ही विद्यमान हैं। समझे। अब अगर हम बात करें कि जो हिमालय है, तो जो हिमालय का आकार है वो कैसा है। अब अगर हिमालय के आकार की हम अगर बात करें तो हिमालय का आकार कैसा है,
तो हिमालय का जो आकार है वो धनुषाकार है। और इस हिमालय के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो हिमालय का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5 लाख 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, समझे ना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और साथ ही अगर हम बात करें हिमालय के उत्तर में, तो आपको हिमालय के उत्तर में तिब्बत दिखता है। यहां पर ये जो है तिब्बत है ना, तिब्बत का पठार है यहां पर। और तिब्बत के पठार के उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं कुन लुन पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं? कुन लुन पर्वत श्रेणी, है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और तिब्बत पठार के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी है। मैं लिख देता हूं, कुन लुन पर्वत श्रेणी, है ना, चीन में है। अब अगर हम बात करें हिमालय की और भी, तो जो हिमालय है, आप देखिए ध्यान से हिमालय को, तो हिमालय अपने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर जो है वो दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। मतलब हिमालय पश्चिम में आकर दक्षिण की ओर मुड़ गया है और पूरब में भी आकर ये दक्षिण की ओर मुड़ गया है। तो हिमालय अपने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर जो दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है उसको हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जो हिमालय का तो दक्षिणावर्ती मोड़ है उसको पाकिस्तान में हम लोग बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको हम लोग बोलते हैं सुलेमान पर्वत। कौन सा पर्वत? सुलेमान, है ना। जो हिमालय है वो दक्षिण में आपका फैल गया है और दक्षिण में जो हिमालय है उसको पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत, और आपके अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत कहते हैं, हिंदुकुश पर्वत, है ना। तो ये आपकी पर्वत हुए जो कि दक्षिण में आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत है। हिमालय का ही ये भाग है। अगर हम बात करें हिमालय के पूर्वी छोर की, तो हिमालय पूरब में आकर जो है दक्षिण की ओर मुड़ गया है और दक्षिण में मुड़ने के बाद इसको जो है, जो हमारे पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं वहां पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हिमालय है वो पूर्वी छोर में जो दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है तो उसको भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी, है ना। बात करें हम जो है मिजोरम में, त्रिपुरा मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, है ना, और आपके मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी। और इसकी जो एक शाखा है हिमालय की वो म्यांमार तक भी चली गई है। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है कि म्यांमार में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत? अराकान योमा पर्वत, है ना। तो इस तरीके से ये हिमालय की ही कुछ जो हैं पर्वत श्रेणियों के भाग हैं जिनको भारतीय पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक और मैं अगर बता दूं तो इसमें आपका उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी हिमालय भी आता है, तो उस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। उत्तर पूर्वी मैंने यहाँ पर एक कम लिखा था तो ये आप ऐड कर लीजिए कि उसमें उत्तर पूर्वी हिमालय की भी चर्चा की गई है, तो उस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो और अगर हम बात करें हिमालय की, तो देखिए जो हिमालय है वो काफ़ी नया पर्वत है। हिमालय का जो निर्माण है वो काफ़ी जो है पुराना नहीं है, काफ़ी नया पर्वत है हिमालय। और हिमालय जो है वो कहीं ना कहीं जो है मोड़दार वलित पर्वत है ना। तो हिमालय मोड़दार वलित पर्वत है ना। और इसका जो निर्माण है हिमालय का, ये कब हुआ? तो ये सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि हिमालय का जो निर्माण है वो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था।
और हिमालय की जो निर्माण की बात करें तो हिमालय के निर्माण की सबसे अच्छी व्याख्या किसने की? ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या की और किस सिद्धांत के तहत की? तो एक मैं वैज्ञानिक का नाम लूंगा, उनका नाम है कोबर। क्या नाम है? कोबर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति, कि वो आज आप देख रहे हैं जो विशाल पर्वत है जिसको हम लोग हिमालय बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई और किसने की? हिमालय की उत्पत्ति के बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, तो उस पर हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें है ना हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, तो हिमालय की उत्पत्ति की जो है सबसे अच्छी व्याख्या वो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है ना। कोबर कौन थे? ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने ही हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या की और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भू सन्नति सिद्धांत। अब कोबर ने हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो ये भूसन्नति सिद्धांत दिया, इसमें इन्होंने क्या बताया? तो देखिए, इसमें कोबर ने बताया कि आज आप जहां हिमालय पर्वत देख रहे हैं, ये जो हिमालय पर्वत है, तो यहां इससे पहले टेथिस सागर हुआ करता था, है ना। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको टेथिस सागर बताया कि टेथिस सागर क्या था, जो कि दो भूखंडों के बीच में था, है ना। तो जो कोबर भाई साहब हैं, इन्होंने हिमालय से संबंधित जो सिद्धांत दिया उसको हम कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने इस सिद्धांत के तहत ये बताया कि जो आज जहां हिमालय पर्वत है वहां इससे पहले टेथिस सागर हुआ करता था। और ये कोई टेथिस सागर है, ये कोई अचानक से उभरा हुआ सागर नहीं था, ये आपकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का उत्तर की ओर विस्तार था। किसका विस्तार था? ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का उत्तर की ओर विस्तार था आपका टेथिस सागर। तो मतलब कहीं ना कहीं जो टेथिस सागर का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर से मिलता रहा होगा, है ना। फिर आप ये भी जानते हैं कि जो भारत का उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, ये पहले अफ्रीका का भाग हुआ करता था और जब ये अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ तो इसका उत्तर की ओर प्रवाह होने लगा, है ना। और मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जो पृथ्वी पर पहले एक भूखंड हुआ करता था उसको पैंजिया बोलते थे। जो एक भूखंड, आज आप देख रहे हैं पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, है ना, लेकिन इससे पहले पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भूखंड था जिसको हम पैंजिया बोलते थे। और जब इस पैंजिया में विभाजन हुआ तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया, है ना। उत्तर के भाग को बोलते थे अंगारा लैंड और दक्षिण के भाग को बोलते थे गोंडवाना लैंड, और उसके बीच में था टेथिस सागर। तो कोबर ने बताया कि जो टेथिस सागर है ना, इसके उत्तर में जो अंगारा लैंड और इसके दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड है, इन दोनों ही भूखंडों पर नदियां बहती थी। क्या थी? नदियां बहती थी। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पर बहने वाली नदियों ने टेथिस सागर में जो मलबा था, है ना, उसका निक्षेपण किया। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड पर बहने वाली नदियों ने काफी लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, है ना। और धीरे 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 ये प्रक्रिया लाखों समय तक चलती रही। तो जब इसमें अवसादी मलबा ज़्यादा होने लगा तो जो नीचे का मलबा था वो दबाव के कारण चट्टान में बदल गया। समझे कि जो टेथिस सागर था, तो टेथिस सागर में जो अंगारा लैंड और जो नीचे था गोंडवाना लैंड, अगर मैं बात करूं, ये आपका टेथिस सागर और ऊपर ये 2 भूखंड हैं। उत्तर के भूखंड को अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, और दोनों ही भूखंडों से जो है नदियां बहती थी, है ना, ये नदियां। और ये नदियां जो है अपने साथ गाद और अवसाद लाती थी और इन अवसादों को टेथिस सागर में जमा करती रही और लाखों समय तक जो है, लाखों वर्षों तक इन्होंने अवसादों को टेथिस सागर में जमा किया। और धीरे 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 जो नीचे का मलबा था, ये नीचे का मलबा,
ये दबाव के कारण चट्टान में बदल गया, है ना। और फिर भी मलबा जो है बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जिससे कि इसमें अवतलन की क्रिया शुरू हो गई, अवतलन की। और एक समय ऐसा आया कि जो है इसमें सिकुड़न होना शुरू हो गया, समझे ना। और सिकुड़न होना शुरू हुआ तो इसमें वलन की क्रिया होना चालू हो गई, है ना। इस टेथिस सागर में वलन की क्रिया चालू हो गई, और वलन की क्रिया जब चालू हुई तो इसमें मोड़ पड़ना शुरू हो गया। और जो मोड़ पड़ने की क्रिया है ये किनारों पर ज़्यादा हुई, सबसे अधिक कहाँ हुई, किनारों पर हुई। और जो बीच का भाग है वो समतल रूप में ही ऊपर उठ गया, जिससे कि हिमालय की उत्पत्ति हुई, है ना। तो ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहता है, समझे। अब अगर हम बात करें कि कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अलावा कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की, तो एक और व्यक्ति हैं, उनकी हम बात करते हैं, जिनका नाम है हैरिएस। क्या नाम है, हैरिएस। तो हैरिएस भाई साहब ने क्या बताया हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये कुछ अपना सिद्धांत लेके आए, इन्होंने कुछ अपने मत रखे और बताया। तो अगर हम बात करें हैरिएस की, हैरिएस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी। तो हैरिएस ने प्लेट टेक्टोनिक थियरी के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की, है ना। यह भी आपको पता होना चाहिए कि कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरिएस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी। तो हैरिएस भाई साहब ने बताया कि जो आज आप देख रहे हैं पृथ्वी पर एक भूखंड पहले था, और आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। मतलब पृथ्वी के अगर आप नीचे की 200 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो पृथ्वी पर आपको एक दृढ़ भूखंड दिखेगा, है ना। ये पहले था दृढ़ भूखंड, लेकिन आज अगर बात करें तो आज ये 7 अलग अलग भागों में बंट गया है, जिसको आप लोग प्लेट बोलते हैं। तो अगर हम पृथ्वी पर प्लेटों की बात करें तो पृथ्वी पर 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। अब वो कौन कौन सी प्लेटें हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। तो पृथ्वी पर कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं, है ना। फिर से मैं बोल दूं, इंडियन प्लेट, है ना, दूसरा यूरेशियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, चौथा उत्तरी अमेरिका प्लेट, पांचवा दक्षिणी अमेरिका प्लेट, छठा प्रशांत महासागर प्लेट और 7वां आपका अंटार्कटिका प्लेट। तो जो ये प्लेटें पृथ्वी पर हैं ये स्थिर नहीं हैं, ये गतिशील अवस्था में है, मतलब ये लगातार गति कर रही हैं। और जब 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी तो कहीं ना कहीं जो भारी प्लेट है वो नीचे की ओर घुसने का प्रयास करेगी। तो इसी के संदर्भ में हैरिएस ने बताया कि जो हमारा भारत है वो इंडियन प्लेट के ऊपर है, और जब इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराती है ना, तो टकराने पर इसमें एक संपीड़न बल उत्पन्न होगा, और साथ ही साथ जो टेथिस सागर है उसमें अवसादों का निक्षेपण होना शुरू हो जाएगा, और अवसादों के निक्षेपण से उसमें वलन की क्रिया होने लगेगी। समझे कि जो आपका इंडियन प्लेट है, तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो टकराने के बाद टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे में वलन की क्रिया होने लगेगी, और इसी वलन के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने बताया कि हिमालय की उत्पत्ति हुई है। समझे कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से, है ना, टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे में वलन की प्रक्रिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारे हैरिएस भाई साहब ने बताया, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर इन्होंने बताया, है ना। तो ये हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या रही। तो मैं समझूंगा कि आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा।
आपको एक इंटरेस्ट जागा कि हाँ कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, है ना। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि अब तो हमने स्टार्ट कर ही दिया है। अब धीरे धीरे करके हम सीखेंगे कि हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, हिमालय पर कौन सी पर्वत श्रेणियों का विस्तार है ना। तो आज अब अगले लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फिलहाल एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं ख़त्म करना है ना। कम पढ़िए लेकिन ज़बरदस्त और ज़ोरदार पढ़िए, है ना। और साथ ही साथ मैं हमेशा बात करता हूँ उड़ान की, कि एक ऐसी उड़ान लेंगे जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगी, है ना। तो मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप उड़ नहीं सकते, है ना, अगर आप उड़ नहीं सकते, उड़ान नहीं भर सकते तो दौड़िए, और अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकना मत। और तब तक मत रुकना जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लो, है ना। देखिए जीवन में परेशानियां, परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं, है ना। जीवन में परेशानियां आएंगी और आपको इन परेशानियों से कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि यार देखिए सूरज की तपन से ना कभी समुंदर नहीं सूखा करते। तो ये चीज़ अपने बस मन में रखिए और बस मेहनत करते रहिए। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आप इन मेरे लेक्चरों को अच्छे से समझेंगे और शेयर भी करेंगे, और जो भी मेरे नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और इस इंडियन ज्योग्राफी की जर्नी को हम लास्ट तक लेके चलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।